दर्शकों नमस्कार, गुड मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला। कहा अब की बार 400 पार कहकर संविधान बदलने की बात हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह बयान आया आरएसएस महासचिव द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग के बाद। जो है संविधान में, वो संविधान में सबको पूछ के चर्चा करके रखा गया है। ये संविधान बदलने की जो बात ये सरकार कर रही है, यही हम कह रहे थे। आपको याद होगा, अब की बार 400 पार बदलेंगे संविधान, ये बीजेपी के 2 वरिष्ठ सांसद ये कह रहे थे लोकसभा में। आपको याद होगा, इस देश में हम किसी को संविधान बदलने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी बढ़ी। आदित्य ठाकरे के आरोपों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का तीखा जवाब। शिंदे बोले, हमने मराठी को दी है प्राथमिकता, सत्ता से बाहर होने पर बदल जाती है भाषा। चाहेंगे दादा भूसे के ऊपर आरोप लगाए आदित्य ठाकरे ने और उनका इस्तीफे की मांग। क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि उनसे कृषि मंत्री भी नहीं संभाल रहा था और अभी शिक्षण मंत्री भी नहीं, मंत्रालय भी नहीं संभाल। देखिए, जो जिनका वीडियो प्रसिद्ध हुआ है, जो मुख्यमंत्री थे पहले, उन्होंने माशेलकर कमेटी का अहवाल स्वीकृत किया है। उसमें हिंदी अनिवार्य कर दिया है, हिंदी सक्तीची भाषा म्हणून त्याच्यामध्ये 3 भाषा मराठी, इंग्रजी, हिंदी ही अनिवार्य करा, ऐसा कमेटी का अहवाल जो है वो स्वीकृत करने वाले जब सरकार में थे तब उनकी भूमिका अलग थी, सरकार से बाहर हो गए तब भूमिका बदल गई। ऐसे दोगली राजनीति करने वाले लोग जो है, उनको ये दादा भूसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, उनके ही वीडियो है, उनके ही स्टेटमेंट है, कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। आज सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी माध्यम के स्कूल हो, महाराष्ट्र में जितने माध्यम है उसमें फर्स्ट नंबर मराठी भाषा जो है वो सिखाना चाहिए। मराठी अनिवार्य किया है, हिंदी अनिवार्य नहीं की है। और इसलिए इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान लोग हैं, जो तज्ञ लोग हैं, जो इसमें स्टेक होल्डर है, उनसे दादा भूसे स्वयं जाकर बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी ईगो नहीं है। और इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी और हम लोग सब मिलकर बैठकर निर्णय लेंगे। मराठी, महाराष्ट्र में मराठी को हमने प्राथमिकता दी है, मराठी का सम्मान किया है। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा इतने साल में किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया, महायुति की सरकार ने, केंद्र ने उसको तत्काल लागू किया। अखिल विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी को प्रमोट कर, मराठी को सम्मान देने के लिए उसको भी आयोजित किया। मराठी भाषा भवन हम बना रहे। तो इसलिए जो लोग सरकार में रहते हैं तब एक भूमिका अपनाते हैं, सरकार से बाहर होते हैं तो उनकी भूमिका बदल जाती है। ये जनता को पता है। मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होगा, बिल्कुल सम्मान होगा। और मराठी अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल रखिए। फिर भी जनता की भावनाओं से देखकर हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह मराठी का सम्मान रखकर, विद्यार्थियों का हित देखकर और महाराष्ट्र की जनता की जनभावना को देखकर ही निर्णय। हवा में फंसी जिंदगी। मुंबई आ रहे बोइंग ड्रीम लाइनर में आई अचानक तकनीकी खराबी। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से उड़ान भर रहे इस विमान में मौजूद 300 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। विमान में मचा हड़कंप, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। शिफाली जरीवाला को अंतिम विदाई। फैंस और परिवार में शोक की लहर। एक वीडियो में पति पराग त्यागी शिफाली की अस्थियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोते नजर आए। वो क्षण हर किसी की आंखें नम कर हार गया। क्रिकेट खेलते वक्त दिल दहला देने वाली घटना। एक बल्लेबाज ने जोरदार छक्का मारा, लेकिन उसी पल उसे पड़ा हार्ट अटैक। वीडियो में साफ दिखता है कैसे खुशी का वो लम्हा कुछ ही सेकंड में मातम में बदल गया। मैदान पर ही टूटी सांसों की डोर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अब ये भावुक सा वीडियो। खड़ा हो
भारत की महिला हॉकी टीम को झटका। FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण में चीन ने भारत को 3 से हरा दिया। यह टीम इंडिया की लगातार 7वीं हार है और इसके साथ ही अंक तालिका में टीम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। फॉर्म में वापसी अब चुनौती बन चुकी। एक तरफा प्यार बनना जानलेवा नासिक के त्र्यंबकेश्वर तालुकों में दिल दहला देने वाली वारदात। एक युवक ने विवाहित महिला की हत्या कर डाली। वजह थी एक तरफा मोहब्बत। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्यार के नाम पर जुनून और जुनून का अंजाम मौत। VIP गाड़ी निकली लेकिन गरीब की एम्बुलेंस रुकी रही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की आवाजाही बंद थी, लेकिन एक VIP स्कॉर्पियो जिसमें भाजपा विधायक सवार थे उसे निकलने दिया गया। वही एक मजदूर की मां का शव लेकर खड़ी एम्बुलेंस घंटों इंतजार करती रही। सवाल ये नहीं कि पुल बंद था, सवाल ये है कि इंसानियत किस मोड़ पर रुक गई। तेलंगाना को मिला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। धन्यवाद सर। देवी और सज्जनों, शिमला में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकले और पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतें। पश्चिम बंगाल में गरमाई राजनीति। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल बाजार पुलिस मुख्यालय के बाहर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया था जब वह कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस तुम्हें उड़ती छाड़ो,
पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर सवाल। 25 जून की शाम को कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के बाहर हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि यह पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का चेहरा है। ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। So this is the face of the democracy in the state of West Bengal. Mamata Banerjee has ruined the democracy in the state of West Bengal. It is the carbon copy of the Mamata Banerjee. She is the carbon copy of the GNPS. Police has arrested me and other workers also. Not only so, police even they are debarring us from saying our line, our statement. They are also, they have arrested so many girls and boys of our party. Police, puro dame Mamata Bandyopadhyay. बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विशाल मोर्चा। 29 जून को जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी करेगी एक बड़ा प्रदर्शन। आंदोलन का मकसद है बीजेपी की झुग्गी तोड़ने की नीति के खिलाफ आवाज उठाना। पार्टी के बड़े नेता जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, गरीबों की झुग्गियां बचाने की मांग करेंगे। आपने बीजेपी सरकार पर लगाया है गरीब विरोधी होने का आरोप और कहा है कि वहां जहां झुग्गी है वहां मकान की बात किया है तुमने, ये बददुआ है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? मुझे कहना सर, मेरे माँ को कैसे लग रहा मंदिर तोड़ा के बीजेपी के राज में ये हो रहा है। लोगों ने क्या बोला था, सर उसको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी के राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सबको तोड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी के साथ जंतर मंतर पर आवाज उठाइए बीजेपी की इस बर्बरता के खिलाफ। कल सुबह 10 बजे चलो जंतर मंतर। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच यूपीएससी परीक्षाएं जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूपीएससी परीक्षाएं पूरी तैयारी के साथ सही तरीके से आयोजित की जा रही है। खराब मौसम के बावजूद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत पिछले साल से बेहतर है। प्रशासन ने कई जिलों में अभ्यर्थियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम किया। परीक्षाएं जो यूपीएससी की हो रही थी वो ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। प्रशासन के लोगों ने कहीं कहीं पर रुद्रप्रयाग जनपद में, अन्य जनपदों में जहां छात्रों को या परीक्षार्थियों को पहुंचाना था उनको पहुंचाया भी है। और खराब मौसम के बावजूद जो परसेंटेज है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का वो गत वर्ष से अच्छा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी उसके लिए भी खोज का काम लगातार हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ जहाँ हमारे नदी नाले गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर जनरेशन की आवश्यकता पड़े तो सबकी मदद से सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करेंगे और अलर्ट मोड बढ़ाएंगे। मार्ग देखिए बहुत सारे स्थानों पर बंद हुआ है, लेकिन उसको तत्काल खोलने का काम भी चल रहा है। जल्दी जल्दी खुल जाएंगे और उत्तरकाशी में भी जो मार्ग है अगले लगता है 12-14 घंटे में सामान्य होने की संभावना है। इसी प्रकार से अन्य मार्ग भी जहाँ भी बंद हुए हैं उनको खोला जा रहा है। जेसीबी काम कर रही हैं, अन्य जहाँ पर जैसे आवश्यकता है उसके अनुसार स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियां हमारी सब काम कर रही हैं। दिल्ली में झुग्गी तोड़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले मैंने कहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो ये आपकी झुग्गी तोड़ देंगे। मैंने कहा था 1 साल में, लेकिन इन्होंने मात्र 5 महीने में ही दिल्ली को बर्बाद कर दिया। मेरे को याद है
चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है, उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की, सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आप याद करो, महाराष्ट्र विधानसभा में भाषा का विवाद जारी है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के विरोध मार्च पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा है कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे थोपे जाने का विरोध करते हैं। छात्रों को अपनी पसंद की भाषा चुनने का विकल्प होना चाहिए। क्या कहेंगे, कल से सेशन चालू होने वाला है, कौन से मुद्दे पे आगे जाएंगे? बहुत से महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए मुद्दे हैं, फिर मराठी भाषा का होगा। नहीं, देखो, स्टेट के अंदर में कानून व्यवस्था बची नहीं, करप्शन चरम सीमा पर है, किसान की हालत बदतर है, किसान सुसाइड का ये महाराष्ट्र हब बन चुका है, और इसी के साथ में रोज बलात्कार खून होते जा रहा है, और ये सब मुद्दे उसमें आएंगे। और कानून में जो कानून बनाने का था, दिशा कानून बनाने का था, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चियां के ऊपर बलात्कार हो रहा है, और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रोज खून होते जा रहा है, और खून करने वाले खुलेआम घूमते जा रहे हैं। उनको रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों का प्रोटेक्शन हमेशा मिल रहा है। और इसी के साथ में ये मुंबई पूरी तरह या मुंबई के आसपास में जो देखा है कि जो काम हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने में करप्शन भी हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मेगा इंजीनियर के बारे में जो ये किया था, इससे सीधा लगता है कि एक काम में अगर 3000 करोड़ रुपए का फायदा कोई उठाने की कोशिश करता है तो करप्शन किस लेवल पे गया है इसका अंदाजा आएगा। यहाँ किसान की कर्ज माफी की बात की थी, वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने तो प्रॉमिस किया था ट्राइबल के और सामाजिक न्याय विभाग के निधि को लाडली बहन की तरफ लेके गए। अब ये सरकार की तिजोरी खाली है तो तुमको सब डिपार्टमेंट से पैसे निकालना चाहिए था। केवल हमारे SC ST के ही फंड्स यहाँ पे यूटिलाइज करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब आपको ये पता है कि आप केवल यहाँ के SC और ST को ही टारगेट करके उनके योजनाओं को बंद कराने का काम आप करने जा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दों पर हम सरकार को निश्चित रूप से जवाब पूछेंगे, और अभी जो प्रेस हुई थी उसमें बहुत सारे मुद्दे भी हमने रखे थे। सर, हिंदी भाषा को लेकर जिस तरीके से एक रुख अपनाया जा रहा है, उसी तरह 5 तारीख को एक मोर्चा निकाला जाना है, क्या कांग्रेस उसमें शामिल होने वाली है? वो 5 तारीख के मोर्चे नहीं, हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने इस बारे में भूमिका स्पष्ट की है। और देखिए, हम हिंदी का विरोध नहीं करते, हम लोग हिंदी शक्ति का विरोध करते हैं। हिंदी शक्ति नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा हमारी मराठी है,
उसके ऊपर कोई भाषा वो ऐच्छिक होनी चाहिए, तो उनको ऊपर छोड़ना चाहिए कि आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं और सेकंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो। तो हमारा मुद्दा वही है, इसीलिए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ में चर्चा किए हैं और मोर्चा में जाने के लिए हम लोग पॉजिटिव हैं। ऑपोजिशन लीडर के लिए की मांग भी की जाएगी क्या? नहीं, हम लोग मांग करके पहले ही रखे हैं, अभी तय करना है, गवर्नमेंट को तय करना है और हमारे स्पीकर को अभी फाइनल करना है। वो चंदू अभी वो बॉल अभी हमारे स्पीकर के हाथ में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन फिर से लौट रहा है। मुंबई से आए पर्यटक सोनाली ने बताया कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि वे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने जरूर आए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनाली जी। सोनाली जी, कहाँ से आप? मैं मुंबई से। तो ये बताइए कि अभी आप पहलगाम में ठहरी हैं, क्या क्या देखा आपने, लोग कैसे हैं यहाँ पे? यहाँ का वेदर बहुत ब्यूटीफुल है, का स्टे था वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ पे रिवर था और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट के लिए बहुत सिक्योरिटी लाइक 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे आर्मी लोग खड़े हैं, तो कुछ डरने का जरूरत नहीं। जो डर का माहौल था बताया जा रहा है। डर का माहौल तो लग रहा नहीं है, बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी है तो डर। लोगों की बात करें, लोग कैसे? लोग बहुत हेल्पफुल। अभी आप कितना एंजॉय कर रही है? बाकी टूरिस्टों से क्या अपील रहेगी आपकी? क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन टूरिस्टों को जो यहाँ पे कश्मीर आना चाहते हैं? आइए, एक्सप्लोर करिए, कुछ डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इतना है कि मतलब डरने को कुछ बात ही नहीं है। यहाँ पे एंजॉय करिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संविधान की प्रस्तावना पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण के खिलाफ कुछ लोग वोट खोने के डर से सीधे आरक्षण की बात नहीं करते। वे सामाजिक न्याय के विरोधी है क्योंकि वे सीधे बोल नहीं पा रहे, इसलिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तमाम लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो सीधा सीधा वोट के डर की वजह से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के खिलाफ हैं ये लोग, सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं। इसलिए जब सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का तीसरा दिन। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे रथ यात्रा की झलक पाने और इस पावन उत्सव का हिस्सा बनने के लिए यह धार्मिक आयोजन पूरे देश में एक अनोखी भक्ति और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। तुम नहीं तो जाके मुझे में दे दो, उधर है।
तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारत की हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा वैश्विक स्तर पर 7.8% से अधिक है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि जैविक हल्दी का GI टैग भी मिल चुका है, जिससे उत्पादन और विपणन में बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ उच्च करक्यूमिन वाली हल्दी भी उपलब्ध है, 7.8% और 6% से ज्यादा, जो विश्व भर में कहीं उपलब्ध नहीं है। और अब ऑर्गेनिक हल्दी का भी GI टैग प्रोडक्शन और GI टैग मार्केटिंग हमने शुरू किया है। और मित्रों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है, इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी, जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा न आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर उसको विश्व के लिए प्रस्तावित करने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का 4 दिवसीय दौरा। किरेन रिजिजू ने आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, खासकर युवाओं के लिए नई योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही पहाड़ी क्षेत्रों पर खास फोकस रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्थानीय सांसद कंगना रनौत के साथ केलोंग में सीवरेज योजना का शुभारंभ भी किया गया। के दौरे में हिमाचल प्रदेश के सबसे जो दुर्गम इलाके हैं, किन्नौर के पूरे जिले, फिर लाहौल स्पीति केलोंग जो है वहां करके, फिर अभी हम लोग यहाँ कुल्लू में पहुंचे हैं। और जो सबसे तकलीफ वाला जिले हिमाचल के, वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति, और दूसरी तरफ चंबा। तो चंबा में अगले विजिट में जाऊंगा। इस बार जो कई स्कीम्स हमने दूर दराज में, जो विशेष करके ट्राइबल्स और जो माइनॉरिटीज है, बहुत लोग हैं, उनके लिए स्कीम लाए हैं। और विशेष करके युवाओं के लिए काफी स्कीम्स हमने दिए हैं। इस बार शिलान्यास रखा है। अगले बार हम चंबा से होते हैं, फिर ऊना, सोलान और सिरमौर, काफी इलाकों के लिए भी हमने स्कीम लाए हैं। फिर हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, अच्छे लोग हैं। भारत सरकार की ओर से मोदी जी का एक फोकस रहा है पहाड़ी राज्यों के लिए, इसलिए मेरे पास जो भी विभाग आते हैं, तो हम तो हमेशा पहाड़ी राज्यों को देखता हूँ। मैं तो खुद पहाड़ी हूँ, तो पहाड़ी होने के नाते पहाड़ के लोगों से मेरा जुड़ाव वो एक दिल से आते हैं, नेचुरल है। तो अच्छा लगा, 4 दिन तक यहाँ मैं दौरा किया और अच्छा लगा। और अंत में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी आज केलोंग में हमारे वहाँ सीवरेज का एक स्कीम लॉन्च किया, उसके लिए साथ में रहे हैं। और लोकल MP कंगना रनौत जी और एक स्थानीय विधायक सब साथ में रहे। अच्छा दौरा रहा। और हिमाचल प्रदेश का जो वादियों में लोगों से मिलना जुलना, ये एक अच्छा वातावरण है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत गर्मजोशी से स्वागत भी करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलने का मौका मिला, हमारे यहाँ भिक्षुओं से मिला, सबसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। देखिए,
बॉर्डर एरिया का रास्ते को आप जब खुद जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना बदलाव लाया है। अभी सिर्फ काजा से केलोंग, मतलब काजा से ग्रामफू तक का जो पुराने रोहतांग पास से उतरते समय जहाँ वहाँ पे ट्राई जंक्शन है, वो रास्ता जो बनाना है वो अभी बन रहा है। वो बनने के बाद हिमाचल इतना 100% कनेक्ट हो जाएंगे नेशनल हाईवे से, और गांव का तो अलग अलग स्कीम चलते ही हैं। और मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो यहाँ का स्टेट में जो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, भारत सरकार जो मदद कर रहा है उससे बहुत लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों के लिए। शिरडी संस्थान पर भारी पड़ी ब्रेक दर्शन योजना। शिरडी संस्थान ने वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई ब्रेक दर्शन योजना के कारण आर्थिक नुकसान झेला है। संस्थान की आय में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई है। यह योजना अब संस्थान के लिए भारी साबित हो रही है और इसे पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए गुजरात के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूरत दौरे के दौरान गुजरात के व्यापारियों से प्रदेश में निवेश करने और रोजगार सृजन में योगदान देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश का उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्य में और विकास की संभावना, औद्योगिकरण की संभावना में मदद मिले, इस नाते से आज हमारा रोड शो है और उस दरमियान अपने राज्य की नीतियों से अवगत कराते हुए सभी क्षेत्रों में गुजरात के व्यापारी भी आकर मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए अपने संस्थान खड़े करें, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और इन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश और गुजरात भागीदार बने। गुरुग्राम में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का आप नेता गोपाल राय के बयान पर पलटवार। भंडारी ने कहा है कि गोपाल राय का बयान दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। अगर कोई निर्वाचित व्यक्ति जबरन प्रधानमंत्री पद हथियाना चाहता है तो वह लोकतंत्र के खिलाफ वकालत कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का भी हवाला दिया है जिसमें राहुल ने कहा था कि वे भारतीय राज्य से लड़ना चाहते हैं। देखिए, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एनार्किस्ट सोच को, ये इसी एनार्किस्ट सोच और एनार्किस्ट रवैये की वजह से इनको दिल्ली की जनता ने इस चुनाव के अंदर सबक सिखाया था। परंतु जिनका डीएनए और सोच लोकतंत्र के विरोध में रहती है, वो कभी भी जनता के मैसेज से नहीं सीख पाए हैं। इनका ये स्टेटमेंट दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर एक चुना हुआ व्यक्ति ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा करना चाहता है, ये दर्शाता है कि जब जनता का समर्थन आप नहीं जीत पाते तो अब आप लोकतंत्र के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हो। ठीक इसी तरीके का स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया था जब उन्होंने कहा था वी वांट टू फाइट द इंडियन स्टेट। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि इनका घमंड वैसे का वैसा ही है जो पहले का था, परंतु इनकी सोच देश के यूनिटी के खिलाफ है। दिल्ली की जनता इस अनार्किस्ट सोच को हरा चुकी है और आगे भी हराती रहेगी, परंतु इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के देश विरोधी सोच को और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी विरोधी सोच को जनता बखूबी देख रही है। जिस तरह से बंगाल में जो घटना, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में हर इंजन ईंधन के जुगाड़ में लगा है। उन्होंने बताया कि भाजपा राज्य में व्यापार, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले साल 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार बिचौलियों के मुनाफे के लिए फैसले ले रही है। जहां व्यापारी साथियों के साथ बैठक हुई, वहीं व्यापारी साथियों की बहुत सी चीजों को लेकर के चिंता थी। कहने को तो सरकार एक डबल इंजन की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि डबल इंजन की सरकार है। अगर इनका काम करने का तरीका देखें तो सच्चाई जाने तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। जितने भी इनके इंजन हैं सब ईंधन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं व्यापारी साथियों ने यह भी संकल्प लिया है कि बिना खर्चे के अपने स्थानों पर बैठ करके समाजवादी पार्टी का प्रचार के साथ साथ चुनाव में
पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने का काम व्यापार सभा के लोग करेंगे। जहां अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे व्यापारी साथियों की सुरक्षा, व्यापारी साथियों का सम्मान और उनके व्यापार को और सहूलियत मिले, उसके लिए सरकार में रह करके हम लोग कदम उठाने का काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर यह भरोसा दिलाया व्यापारियों को कि जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य कानून के, ये कहकर के भरोसा दिलाया कि इसके लागू होने से, इसके सरलीकरण होने से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझाया है, वहीं व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों के, इन गलत कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। भाजपा के राज में, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापार, कारोबार आर्थिक सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये नए तरह की इमरजेंसी है व्यापारियों के ऊपर। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक सामाजिक आपातकाल लग रहा है। कल एक खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी और बहुत सारे जुड़े व्यापारी ये बात जानते होंगे, जहां अखबार में ही लिखा है और सरकार का ये आंकड़ा ये कहता है कि पिछले एक साल में 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं देश में। आप सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है, हम कारोबार को बढ़ाने वाले फैसले लेते हैं, वहीं एक साल में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, एमएसएमई, वो 35,000 बंद हो गई हैं। जहां सरकार की जो मेंटलिटी है, काम करने का जो तरीका है, वो जाहिर हो रहा है कि ये सरकार ट्रेड मेंटलिटी से काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन की कोई जगह नहीं है और जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसके ट्रेड पे जोर दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती रही तो वो हमारे जो कारोबारी हैं, उद्योग चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। और ये सरकार लगातार बिचौलियों का प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके फैसले ले रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।